मानव बस्ती, तो हम लोग कहाँ रहते हैं? मकानों में। तो मानव बस्ती जो है अध्याय 10 है और इकाई 4 है। तो हम सब मकानों के समूह में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? हम सब मकानों के समूह में रहते हैं। तो हम सब के मतलब सब कोई, ऐसा नहीं कि सब कोई मकान के समूह में ही रहता है। जितना भिखारी होता है सब रोड पर रहता है। रोड पर सोने वाले आदमी मकानों के समूह में नहीं रहते हैं। आप इसे ग्राम, नगर या एक शहर कह सकते हैं। यह सभी मानव बस्ती के उदाहरण हैं। क्या चीज़ है? मतलब हम सभी मानव जो हैं कहाँ? मकानों के समूह में रहते हैं और इसे हम ग्राम, नगर या एक शहर कह सकते हैं। अरे मानव बस्ती का अध्ययन मानव भूगोल का मूल है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बस्तियों का रूप उस क्षेत्र के वातावरण से मानव का संबंध दर्शाता है। एक स्थान जो साधारणतया अस्थायी रूप से बसा हुआ हो उसे मानव बस्ती कहते हैं। यानी मानव बस्ती किसे कहा जाता है? जो एक स्थान पर अस्थायी रूप से बसा हुआ रहता है जो मकान, उसी को क्या बोला जाता है? मानव बस्ती कहा जाता है। अरे मकानों का स्वरूप बदला जा सकता है, उसके कार्य बदल सकते हैं, परंतु बस्तियां समय एवं स्थान के साथ निरंतर बसती रहेगी। कुछ बस्तियां अस्थायी हो सकती है, जिसमें निवास कुछ ही समय, जैसे कि एक ऋतु के लिए होता है। मतलब कुछ कुछ ऐसा मकान बनता है जो एक खास ऋतु के लिए बनता है। अरे बस्तियों का वर्गीकरण ग्रामीण, नगरीय द्विविभाजन। कैसा? ग्रामीण यानी जो बस्ती है उसका वर्गीकरण है, यानी कि दो तरह का बस्ती होगा। कैसा कैसा? एक ग्रामीण और एक नगरीय, मतलब एक गांव वाला बस्ती और एक नगर यानी शहर वाला बस्ती। अगर यह सभी प्रकार यानी जो सभी स्वीकार करते हैं कि बस्तियों में भेद नगरीय और ग्रामीण आधार पर होता है, परंतु हम किसको ग्राम कहें एवं किसको नगर, इस पर कोई मतैक्य नहीं है। मतलब इस पर कोई मत एक जैसा नहीं है कि हम किस बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहें और किस बस्ती को नगरीय बस्ती कहा जाए। यद्यपि जनसंख्या इसका एक मानदंड हो सकती है, पर यह सर्वव्यापी मानदंड नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एवं चीन में जो घने बसे हैं उनमें कई ऐसे ग्राम हैं जिनकी जनसंख्या पश्चिमी यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरों से अधिक है। मतलब कि भारत में हम जनसंख्या के आधार पर भारत और चीन में ग्रामीण और नगर के रूपों में नहीं बांट सकते, क्योंकि यूरोप और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ की जनसंख्या से भी ज़्यादा भारत और चीन के कुछ ग्रामों में पाए जाते हैं, यानी कि गाँवों में पाए जाते हैं। एक समय था जब ग्राम के निवासियों का मुख्य उद्यम कृषि करना या प्राथमिक गतिविधियों में लगे रहना था, परंतु वर्तमान समय में विश्व के विकसित देशों के नगरीय जनसंख्या यद्यपि शहरों में कार्य करती है, तथापि वे गांवों में रहना पसंद करते हैं। अतः ग्रामों एवं शहरों में आधारभूत अंतर यह होता है कि नगरों या शहरों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय द्वितीयक एवं तृतीयक गतिविधियों से संबंधित है। इसके विपरीत ग्रामों में रहने वाली निवासियों का मुख्य व्यवसाय प्राथमिक गतिविधियां जैसे कृषि, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन कार्य, पशुपालन इत्यादि से संबंधित होता है। इसके बाद है उपनगरीकरण। क्या होता है? क्या चीज़? उपनगरीकरण क्या होता है? कह रहा है कि यह एक नवीन प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य शहर के घने बसे क्षेत्रों में से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर स्वच्छ एवं खुले क्षेत्रों में जा रहे हैं। बड़े शहरों के समीप ऐसे महत्वपूर्ण उपनगर विकसित हो जाते हैं
जहाँ से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति अपने घरों से कार्यस्थलों पर आते जाते हैं। मतलब कि अपने ही घर से क्या करते हैं, उस उपनगर में कार्य करने के लिए आते जाते रहते हैं। अब आगे बताया जा रहा है कि ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में उसके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर विभेदीकरण अधिक अर्थपूर्ण है, क्योंकि ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों द्वारा किए गए कार्यों के पदानुक्रम में समरूपता नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट्रोल पंप को पदानुक्रम में निम्न श्रेणी का कार्य समझा जाता है, जबकि भारत में यह नगरीय कार्य के अंतर्गत आता है। मतलब जो पेट्रोल पंप का कार्य है इसको अमेरिका में क्या समझा जाता है, निम्न श्रेणी का कार्य समझा जाता है, लेकिन यही जो कार्य है भारत में इसको क्या समझा जाता है, नगरीय कार्य के अंतर्गत समझा जाता है कि ये शहरीकरण है। करेंगे यहाँ तक कि एक देश के अंदर ही कार्य का स्तर प्रादेशिक अर्थव्यवस्था के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जो सुविधाएं विकसित देशों के ग्रामों में पाई जाती है, वैसी सुविधाएं विकासशील एवं अल्प विकसित देशों के गांवों में दुर्लभ है। कहने का मतलब है कि जो विकसित देश हैं, जो आगे सब चीज़ में जो देश है, उस देश के निम्न कार्य जो है ना, जो छोटा मोटा कार्य है, वो विकासशील देशों में क्या समझा जाता है, उच्च श्रेणी के कार्य समझा जाता है, और वो गांवों में भी क्या होता है, दुर्लभ होता है। बताया जा रहा है कि 1991 के भारतीय जनगणना में नगरीय बस्ती को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: सभी स्थान जहां नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सीमित हो एवं कम से कम 5000 व्यक्ति वहां निवास करते हों, 75% पुरुष श्रमिक और कृषि कार्यों में संलग्न हो और जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, ऐसे स्थान या क्षेत्र को नगरीय बस्ती कहेंगे। तो इस प्रकार के क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, नगरीय बस्ती कहा जाता है। अब है बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप, कि बस्ती जो है कितने प्रकार के होते हैं और इसका रूप कैसा होता है। कह रहे बस्तियों का वर्गीकरण उनकी आकृति एवं प्रतिरूपों के आधार पर किया जाता है। आकृति के आधार पर बस्तियों को मुख्यतः निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि जो बस्ती है उसको निम्न प्रकार में, यानी कि आकृति के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। आकृति मतलब कि उसका किस तरह का आकृति है। तो सबसे पहले है सहंत बस्ती। क्या है, हाँ, सनहत बस्ती, यानी इस प्रकार की बस्तियां वे होती हैं जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। मतलब जो सहंत बस्ती होता है, तो इस सनहत बस्ती में क्या होता है कि मकान जो है समीप यानी कि नज़दीक नज़दीक बनाया गया रहता है। करे इस तरह की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदानों में होता है। यहाँ रहने वाला समुदाय मिलकर रहता है एवं उनके व्यवसाय भी समान होते हैं, मतलब कि एक ही प्रकार के व्यवसाय होता है। इसके बाद है प्रकीर्ण बस्ती। क्या है, प्रकीर्ण बस्ती। करेगी इन बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं तथा प्रायः खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। एक सांस्कृतिक आकृति जैसे पूजा स्थल अथवा बाजार बस्तियों को एक साथ बांधता है। मतलब ये सभी जो चीज़ है क्या होता है, सभी चीज़ों को एक साथ बांधने का काम करता है। इसके बाद है ग्रामीण बस्ती। क्या चीज़, कि ग्रामीण बस्ती मतलब कि गांव वाला बस्ती। ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमि से नज़दीक संबंध रखती है। यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन एवं मछली पकड़ना आदि इनके प्रमुख व्यवसाय होते हैं। बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक कुछ निम्न प्रकार के होते हैं।
मतलब कि वैसे कारक जो ग्रामीण बस्तियों को क्या करते हैं, प्रभावित करने का काम करते हैं। सबसे पहले क्या है, जल आपूर्ति, मतलब गाँव में सभी जगह अच्छा से जल का आपूर्ति नहीं हो पाता है। गैर साधारणतः ग्रामीण बस्तियां जल स्रोत का जलाशयों जैसे नदियां, झीलें एवं झरनों इत्यादि के समीप स्थित होती है, जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। मतलब कि जो बस्ती होता है जहां जल आसानी से मिलता है, वहीं पर क्या होता है, स्थापित किया जाता है, उस बस्ती को लगाया जाता है। करें कभी कभी पानी की आवश्यकता लोगों को अन्यथा असुविधाजनक स्थानों जैसे दलदल से घिरे द्वीपों अथवा नदी किनारों के निचले क्षेत्रों में बसने के लिए प्रेरित करती है। अधिकांश जल आधारित नम बिंदु बस्तियों में पीने, खाना बनाने, वस्त्र धोने आदि के लिए जल की उपलब्धि जैसे अनेक लाभ उपलब्ध होते हैं। फॉर्म भूमि की सिंचाई के लिए नदियों और झीलों का उपयोग किया जा सकता है। इन्हीं जल स्रोतों से वहाँ के निवासी भोजन हेतु मछली पकड़ते हैं तथा नाव चलाने योग्य नदियाँ एवं झीलें जल यातायात के लिए भी प्रयोग की जा सकती है। मतलब गाँव को वैसे स्थानों पर बसाया जाता है ना, जहाँ पर जल की आपूर्ति क्या होता है सही ढंग से, मतलब पीने के लिए भी आसानी से जल मिल जाएगा और कृषि करने के लिए भी उपलब्ध जल हो जाएगा, सिंचाई करने के लिए भी, और फिर पशुपालन कृषि करने के लिए भी क्या हो जाएगा, जल आसानी से मिल जाए। वैसे जगहों पर ग्रामीण बस्तियों को लगाया जाता है। दूसरा चीज़ है प्रभावित करने वाले कारक भूमि। क्या चीज़, मतलब कि भूमि जो है ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करता है किस तरह से, कि मनुष्य बसने के लिए उस जगह का चुनाव करता है जहाँ की भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त और उपजाऊ हो। यूरोप में दलदली क्षेत्र एवं निचले क्षेत्र में बस्तियां नहीं बसाई जाती है, जबकि दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग नदी घाटियों के निम्न भाग एवं तटवर्ती मैदानों के निकट बस्तियां बसाते हैं, जो कि उन्हें नम चावल की कृषि के लिए सहायक होते हैं। किसी भी क्षेत्र में प्रारंभिक अधिवासी उपजाऊ एवं समतल क्षेत्रों में ही बसते हैं। मतलब समतल क्षेत्रों में जहाँ भूमि बराबर पाया जाता है उन्हीं क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियाँ बसती हैं, ताकि आसानी से कृषि किया जा सकेगा, कोई भी फसल वहाँ उगाया जा सकेगा। इसके बाद है उच्च भूमि क्षेत्र। कैसा, मतलब जो गांव होता है उसको उच्च भूमि पर बसाया जाता है ताकि बाहर और से कोई दिक्कत। रे मानव ने अपने अधिवास हेतु ऊंचे क्षेत्रों को इसलिए चुना कि वहां पर बाढ़ के समय होने वाली क्षति से बचा जा सके एवं मकान और जीवन सुरक्षित रह सके। नदी बेसिन के निम्न भाग में बस्तियां नदी वेदिकाओं एवं तटबंधों पर बसाई जाती है, क्योंकि ये भाग शुष्क बिंदु होते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों के दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभों पर बनाते हैं, जिसे बाढ़ एवं कीड़े मकोड़े से बचा जा सके। मतलब जो ग्रामीण बस्ती है उसको कहाँ बसाया जाता है, ऊंच स्तर पर, यानी कि ऊंचे भागों में बसाया जाता है, ऊंचे भूमि पर। इसके बाद है गृह निर्माण सामग्री, यानी कि जहाँ पर घर बनाने के लिए सामग्रियाँ आसानी से मिल सके, वहीं पर ग्रामीण बस्तियाँ बसाया जाता है। गृह मानव बस्तियों को विकसित होने में गृह निर्माण सामग्री की उपलब्धता भी एक बड़ा कारक होती है। जहाँ आसानी से लकड़ी, पत्थर आदि प्राप्त हो जाते हैं, मनुष्य वहीं अपनी बस्तियाँ बसाता है। वनों को काटकर प्राचीन गांवों को बनाया गया था, जहाँ लकड़ी बहुतायत में थी। कहाँ पर, जहाँ पर लकड़ी बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, वहीं पर गांवों को क्या किया था, बसाया गया था, ताकि लोग अपना निवास स्थान आसानी से बना सकेगा। चीन के लोयस क्षेत्र में जहाँ के निवासी कंदराओं में मकान बनाते थे एवं अफ्रीका के सवाना प्रदेश में
कच्ची ईंटों के मकान बनते थे, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में एस्किमो यानी एस्किमो हिम खंडों से अपने इग्लू का निर्माण करते थे। कौन चीज़ का? इग्लू का निर्माण करते थे। कौन चीज़ से? एस्किमो हिमखंड। एस्किमो हिमखंड यानी कि बर्फ के टुकड़ों से। इसके बाद है सुरक्षा। तो राजनीतिक अस्थिरता युद्ध या पड़ोसी समूहों के उपद्रवी होने की स्थिति में गांवों को सुरक्षात्मक पहाड़ियों एवं द्वीपों पर बसाया जाता था। नाइजीरिया में खड़े इंसेलबर्ग अच्छी सुरक्षित स्थिति प्रदान करते हैं। भारत में अधिकतर दुर्ग ऊंचे स्थानों अथवा पहाड़ियों पर स्थित होते हैं। कहाँ पर? जो स्थित होता है ऊंचा स्थान वहाँ पर, या फिर पहाड़ियों पर क्या कहता है? स्थित रहता है। इसके बाद है नियोजित बस्तियाँ। कैसा बस्तियाँ? कि नियोजित बस्तियाँ क्या होता है और कैसा होता है? खैर इस तरह की बस्तियाँ सरकार द्वारा बसाई जाती है। जो नियोजित बस्तियाँ होती है वो किसके द्वारा बसाया जाता है? सरकार द्वारा। खैर ग्रामीण वासियों द्वारा स्वतः जिन बस्तियों की स्थिति का चयन नहीं किया जाता, सरकार द्वारा अधिगृहित की गई ऐसी भूमि पर निवासियों को सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे आवास, पानी एवं अन्य अवसंरचना आदि उपलब्ध कराकर बस्तियों को विकसित करती है। इथोपिया में सरकार द्वारा ग्रामीणीकरण योजना एवं भारत में इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नहरी बस्तियों का विकास इसके अच्छे उदाहरण हैं। मतलब जो नहर है, नहर के किनारे क्या किया गया? जो बस्तियां बनाया गया जहाँ पर लोग रह सकेगा। तो ये जो है नहरी बस्तियों के विकास की क्या था? एक अच्छा उदाहरण था। इसके बाद है ग्रामीण बस्तियों के प्रारूप। क्या चीज़ का? ग्रामीण बस्तियों का प्रयोग। तो देखोगे कि किस तरह का ग्रामीण बस्ती का प्रतिरूप है और उसका कैसा प्रयोग है। ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप यह दर्शाता है कि मकानों की स्थिति किसी प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। कैसा है? मतलब जो ग्रामीण बस्तियां होता है ये मकान क्या स्थिति को बताता है? इस प्रकार से होता है जो कि एक दूसरे से संबंधित होता है। गांव की आकृति एवं प्रसार को प्रभावित करने वाले कारक में गांव की स्थिति, समीपवर्ती स्थलाकृति एवं क्षेत्र का भूभाग प्रमुख स्थान रखते हैं। क्या करता है? प्रमुख स्थान मतलब कि एक अलग प्रमुख भूमिका निभाने का कार्य करता है। ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण कई मानदंडों के आधार पर किया जा सकता है। मतलब जो ग्रामीण बस्तियां हैं इसको अलग अलग आधार पर क्या किया जा सकता है? बांटा जा सकता है। सबसे पहले है विन्यास के आधार पर। कौन चीज़ के? विन्यास मतलब कि लोग कहाँ कहाँ आसानी से रह सकता है। तो कह रहा है इसके मुख्य प्रकार है मैदानी ग्राम, पठारी ग्राम, तटीय ग्राम, वन ग्राम एवं मरुस्थलीय ग्राम। ये सभी जो गांव हैं ग्रामीण बस्तियां ये क्या चीज़ के आधार पर है? विन्यास के आधार पर। कौन चीज़ के? विन्यास के आधार पर। अब हम लोग देखेंगे कार्य के आधार पर ग्रामीण बस्तियां। कह रहा है इसमें कृषि का ग्राम, मछुआरों के ग्राम, लकड़हारों के ग्राम, पशुपालक ग्राम आदि आते हैं। और तीसरा चीज़ है बस्तियों की आकृति के आधार पर। कौन चीज़? बस्तियों की आकृति के आधार पर। नहीं देखता है कोई बस्ती जो है बहुत बड़ा है लेकिन वहाँ जनसंख्या कम है, और कुछ जनसंख्या बहुत जो क्या बस्ती जो है बहुत छोटा है लेकिन वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। इसी के आधार पर कह रहा है इसमें कई प्रकार की ज्यामितिक आकृतियाँ हो सकती है, जैसे रेखीय, आयताकार, वृत्ताकार, तारे के आकार की, टी के आकार की, चौक, पट्टी, दोहरे, ग्राम इत्यादि। मतलब कि जो आकृति होगा ये अलग अलग आकृति के क्या होगा? ग्रामीण पाया जाएगा। इसके बाद है रैखिक प्रतिरूप। कैसा प्रतिरूप? रैखिक प्रतिरूप। ग्रामीण बस्तियों का मतलब इसमें उस प्रकार की बस्तियों के मकान सड़कों, रेल लाइनों, नदियों, नहरों, घाटी के किनारे अथवा तटबंधों पर स्थित होते हैं। यानी जो रैखिक प्रतिरूप होता है क्या था? ये नहरों के किनारे, सड़कों के किनारे, रेल जो परिवहन है रेल पटरी के किनारे क्या हो सकता है? बसता है। इसके बाद है आयताकार प्रतिरूप। कह रहा है कि ग्रामीण बस्तियों का यह प्रतिरूप
समतल क्षेत्रों अथवा चौड़ी अंतरा पर्वतीय होती है जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। कैसा प्रतिरूप होता है? ग्रामीण वस्तु के जो है समतल और चौड़ी बसा हुआ होता है ना। कह रहा है कि वृत्ताकार प्रतिरूप, मतलब जो ग्रामीण बस्तियां हैं उसमें एक कौड़ी कैसा आकार क्या आता है? वृत्ताकार, यानी वृत्त के आकार का जो है वैसा प्रतिरूप। इस प्रकार के गांव, झीलों और तालाबों आदि क्षेत्रों के चारों ओर बस्ती बस जाने से विकसित होते हैं। कभी कभी ग्राम को ही इस योजना से बसाया जाता है। उसका मध्य भाग खुला रहे जिसमें पशुओं को रखा जाए ताकि वे जंगली जानवरों से सुरक्षित रहें। मतलब कि उनको गांवों के बीच में रखा जाएगा पशुओं को, ताकि क्या हो सकेगा? जंगली जानवरों से बच सकेंगे। इसके बाद है तारे के आकार का प्रतिरूप, मतलब तारा आकार का जो बस्ती होगा वो। जहाँ कई मार्ग आकार एक स्थान पर मिलते हैं और उन मार्गों के सहारे मकान बन जाते हैं, वहाँ तारे के आकार की बस्तियाँ विकसित होती है। क्या चीज़ का? तारे के आकार, यानी स्टार आकार की क्या होता है? जो बस्ती है वो विकसित होता है। इसके बाद टी आकार, वाई आकार, क्रॉस आकार, मतलब कि टी लेटर जो होता है उस आकार के ग्रामीण बस्ती, या फिर वाई आकार की, या फिर क्रॉस जो एक दूसरे से कटे रहता है, इस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप। कह रहे टी के आकार की बस्तियाँ सड़क के किनारे यानी सड़क के निराहे विकसित होती है, जबकि वाई आकार की बस्तियों उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग में मिलते हैं। मतलब कि वाई आकार की बस्ती वहाँ पर होता है जहाँ की दो रास्ते पर आकर एक तीसरा रास्ता क्या होता है? मिलता है, तभी जाकर के किस आकृति का बस्ती बसता है? वाई आकार की बस्ती। कह रहे क्रॉस आकार की बस्तियाँ चौराहे पर प्रारंभ होती है जहाँ चौराहे से चारों दिशाओं में बसाव आरंभ हो जाती है। क्या होता है? चारों दिशाओं में, मतलब कि वहाँ यानी कि जो मिलान चौक रहेगा उस चौक के चारों तरफ क्या होता है? बस्तियाँ बसने लगता है। इसके बाद है दोहरे ग्राम। कैसा ग्राम? दोहरे ग्राम। कह रहे नदी पर पुल या फेरी के दोनों ओर इन बस्तियों का विस्तार होता है। क्या होता है? मतलब कि एक नदी बन गया है तो नदी के इस साइड कुछ बस्ती और फिर नदी के उस साइड कुछ बस्ती। इसके बाद है कि ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। तो ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे और धीरे से टर्म दे ख़त्म कर देंगे।